हम लोग लास्ट क्लास में जो है एसेंशियलिटी ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट स्टडी की, जिसमें हम लोग ने बात किया कि जो भी हमारा टॉक लग रहा है या हम लोग के पास जो है 3 टॉक्स होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नेसेसरी to measure the reading, to record the reading, to indicate the reading. Okay, that is very important. First one is deflecting torque, second one is controlling torque, and third one is damping. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में हम लोग ने स्टडी कर लिया। उसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं ओके कंट्रोलिंग मैकेनिज्म के बारे में, यानी कि कंट्रोलिंग टॉर्क हम लोग किस तरह से प्रोवाइड करते हैं। तो कंट्रोलिंग टॉर्क जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं ओके उसके लिए हमारे पास 2 मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म है ग्रेविटी कंट्रोल्ड मैकेनिज्म एंड दूसरा है स्प्रिंग कंट्रोल्ड मैकेनिज्म। ओके, आपके पास पीडीएफ भी चला गया है इसका, आई थिंक पीडीएफ दे दिया हो ना मैं इसका। नो, आप लोग कल बोलना चाहिए था ना, कल एक्चुअली। अच्छा कोई नहीं, अब मैं दे देता हूँ तो आप स्टडी कर लेना। ओके नाउ, तो हम लोग ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म में जो है ओके हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि व्हाट इज ग्रेविटी कंट्रोल्ड मैकेनिज्म एंड वाई। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रैम्प्ड, CRAMPED, वाई क्रैम्प्ड स्केल इज यूज्ड इन दिस मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रैम्प्ड पे फोकस करते हैं। क्रैम्प्ड पे फोकस करते हैं तो क्रैम्प्ड होता क्या है, हम लोग जो स्केल लेते हैं एक लीनियर स्केल होता है, दूसरा क्रैम्प्ड स्केल होता है। क्रैम्प्ड स्केल यानी कि इनिशियली वो डेंस होगा। इनिशियली क्रैम्प्ड करने का मतलब क्या है कि इनिशियली वो डेंस होगा और बाद में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। आपको फिगर में दिख रहा होगा कि इनिशियली आपको ये घना दिख रहा है और बाद में जो है आपका वो डेंसिटी उसका घटते चला जा रहा है, यानी कि गैप बढ़ते चला जा रहा है। दिख रहा है आपको फिगर में, आई थिंक नहीं दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्रैम्प्ड स्केल यूज क्यों करते हैं इसका भी जवाब देंगे। तो सबसे पहले इन दिस टाइप ऑफ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म हम लोग ये फिगर बना रहे हैं। ये हमारा जो है एक आर्म है और ये दूसरा आर्म है, इस तरह से आर्म, एक ये स्पिंडल है बीच में, ये स्पिंडल है ओके, और ये इस तरह से अटैच है और इसी पे एक स्प्रिंग भी अटैच है इस तरह से, सॉरी स्प्रिंग बोलते हैं, पॉइंटर अटैच है इस तरह से। ये ही फिगर है, गॉट इट। ये इसी तरह का फिगर है ओके, तीनों एक साथ अटैच्ड है। अगर ये मूव करेगा तो ये सब साथ में मूव करेगा इस तरह से। एनी प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई भी एक मूव करेगा तो तीनों साथ में मूव करेगा। जस्ट राइट इन द चैट और नॉट। ओके, देन ये तीनों एक साथ मूव करेगा, है ना। तो इसमें हम लोग के पास जो है मैकेनिज्म, ये आपका ये आर्म है, यानी कि एक रॉड है, इस तरह का एक रॉड है, ये भी एक रॉड है और ये एक पॉइंटर है। ओके, इस आर्म पे वेट रखा हुआ है, वेट इस पे प्लेस किया हुआ है। लाइक आप बोल सकते हैं जैसे हम लोग यहाँ पे कोई वेट यहाँ पे प्लेस कर दिया, यहाँ पे ऐसे करके वेट प्लेस किए हुए हैं ऐसे करके। ओके, 1 2 3 4 बहुत सारे वेट प्लेस कर सकते हैं इस तरह से। ओके, और उसी तरह से इस पे वेट आपका प्लेस किया हुआ कंट्रोलिंग वेट। ओके नाउ, ये इससे परपेंडिकुलर यहाँ पे अटैच्ड है, ये बैलेंसिंग वेट है, ये बैलेंस करने के लिए, ये कंट्रोलिंग वेट यानी कि कंट्रोल करने के लिए। ओके, और ये हमारा पॉइंटर है जो अभी 0 पोजीशन पे है। ओके, आई थिंक फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ब्लैक वाला दिख रहा है, ब्लू वाला नहीं, ब्लैक वाला। ओके, ये स्केल, ये बैलेंसिंग वेट, ये कंट्रोलिंग वेट, ये एक आर्म है उस पर कंट्रोलिंग वेट यानी कि कंट्रोल करने वाला वेट, ये बैलेंस करने वाला वेट, और ये पॉइंटर जो भी 0 पे है। ओके नाउ, अब हम लोग इस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म में जो है, इन दिस टाइप ऑफ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म हम लोग क्या करते हैं, ये स्मॉल वेट इज प्लेस्ड इन एन आर्म अटैच्ड टू द मूविंग सिस्टम। ओके, यहाँ पे एक हम लोग स्मॉल वेट यहाँ पे प्लेस किए जो बैलेंसिंग वेट है। तो ये मूविंग सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम हमारा कैसा है, ये सॉरी ये मूविंग सिस्टम। ओके, ये मूव कर रहा है ऐसे करके।
तो जैसे ही आप यहाँ पे वेट प्लेस करेंगे तो ये ऐसे झुकेगा, ओके, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम मूव करेगा। नहीं, अब जैसे ही वेट प्लेस करेंगे तो पूरा पूरा सिस्टम मूव करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल वेट प्लेस करते हैं, और स्मॉल वेट प्लेस करने के बाद वो पूरा मूविंग सिस्टम मूव करेगा, अटैचिंग है मूविंग सिस्टम से, ओके, और ये एक कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। कैसे, अभी हम लोग देखते हैं। मम्मी फैन धीमा कर दीजिए। ओके, नाउ तो यहाँ पे ये कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस कर रहा है हम लोग ये देखते हैं। तो मूविंग सिस्टम यहाँ मूव कर रहा है कैसे, आपको याद होगा मैंने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बताया था। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में जो है यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है बाय यूजिंग द इफेक्ट्स ऑफ द पैरामीटर अंडर मेजरमेंट, यानी कि अगर आप करंट मेजर कर रहे हैं, वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपका मेजरमेंट है, ओके, सॉरी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इफेक्ट है उस इफेक्ट का यूटिलाइज करके वो इंस्ट्रूमेंट मूव करेगा। कैसे मूव करे वो आगे आपको पता चलेगा, डोंट वरी। ओके, तो हम लोग किस तरह से हीटिंग इफेक्ट होता है, किस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और उसके कारण जो टॉर्क लगता है, ऑल ऑफ यू नो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड, ओके, Pt is directly proportional to I, यानी कि इस करंट का जो भी स्ट्रेंथ होगा, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट यूटिलाइज कर रहे हैं तो इस करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, ओके, उसी मैग्नेटिक इफेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो है इस पे फोर्स लगेगा और ये मूव करेगा। ओके, नाउ यहाँ पे कंट्रोलिंग वेट को इस तरह से रखा गया है सो दैट कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हैज टू एक्ट अगेंस्ट द, जो भी हमारा जैसे कंट्रोलिंग वेट यहाँ पे इस तरह रखा हुआ है ना, कंट्रोलिंग वेट है, ये बैलेंसिंग वेट है, ओके, जैसे ही डिफ्लेक्ट होगा, जैसे ही डिफ्लेक्ट होगा तो ये इस तरह से कंट्रोलिंग वेट है कि अगर ये इसको डिफ्लेक्ट इधर कर रहा है तो कंट्रोलिंग वेट इसको इधर डिफ्लेक्ट कर, इस तरह से, तभी तो ये कंट्रोलिंग वे में जाएगा। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कंट्रोलिंग टॉर्क का दो फंक्शन है। पहला यूटिलिटी है कि ये जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अगेंस्ट में एक टॉर्क लगाता है सो दैट कि अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन जाके वो पॉइंटर रेस्ट में चला जाए, ये मैंने बताया था। और दूसरा मैंने बताया था कि जब हम लोग पैरामीटर, जिस पैरामीटर को मेजर कर रहे हैं वो पैरामीटर को अगर इंस्ट्रूमेंट के टर्मिनल से हटा लेते हैं तब पॉइंटर आपका जो है वापस जीरो पोजीशन पे चला जाना चाहिए, तो दैट कि अगर हम लोग बाद में रीडिंग ले तो बाद में हम लोग रीडिंग ले पाए, है ना। उसके लिए कंट्रोलिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट है। यही कंट्रोलिंग टॉर्क हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क में ये कंट्रोलिंग वेट इस तरह से रखा हुआ है, कंट्रोलिंग वेट शुड बी सच दैट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड हैज टू एक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये देखो, ये ग्रेविटी, ऑफकोर्स ये वेट है, इसका अपना मास होगा, मान लेते हैं इसका मास m है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेविटी फोर्स लगेगा। जब ये ग्रेविटी फोर्स लगेगा, सोचो ये टिल्ट है इस तरह से, ये इस तरह से फोर्स लग रहा है, तो इसको क्या करेगा, इधर घुमाएगा, टेल मी। ओके, तो ये अगर यहाँ मूव किया डिफ्लेक्शन होने के कारण, तो अगर मूव किया ये सारा, ये मूव किया इधर, ये मूव किया इधर, तो ये भी मूव किया इधर, जस्ट बिकॉज ऑफ टीडी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके कारण लग रहा है, जिस पैरामीटर को मेजर कर रहे हैं उसके कारण लग रहा है। अब जब ये मूव किया तो ये जो वेट है इसका ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, तो ये इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में ये मूव करके आया यहाँ पे, यानी कि ये इसको इस डायरेक्शन में, ओके, तो ये देखो, ये डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन, उसी तरह से ये डायरेक्शन, टीसी देखो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अगेंस्ट में लग रहा है, जस्ट सी लग रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग कंट्रोलिंग वेट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कंट्रोलिंग वेट इस तरह से लग रहा है सो दैट उसके कारण जो टॉर्क लगे वो ग्रेविटी के कॉरेस्पॉन्डिंग हो, और ये ग्रेविटी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टॉर्क लगे वो हमेशा जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अगेंस्ट में, लाइक दैट, सो दैट कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में पॉइंटर जो है रेस्ट में चला जाए और हम लोग रीडिंग ले पाए, है ना। ना यहाँ पे बैलेंसिंग वेट का हम लोग इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन ये उठता है, बैलेंसिंग वेट का फिर यहाँ पे क्या काम है। तो बैलेंसिंग वेट को हम लोग यूज करते, नाम ही है बैलेंस करना। तो जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूटिलाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं। इसको हम इस तरह से रीअरेंज कर लिए, ओके, मान लेते ये हल्का सा टिल्ट है, ऐसे करके है, तो इसको क्या करेंगे, वेट हटा देंगे, वेट हटा देंगे तो ऊपर जाएगा,
इस पे अगर हम लोग वेट बढ़ाएंगे तो ये नीचे आएगा ना, इस पे अगर हम लोग वेट बढ़ाएंगे तो ये नीचे आएगा। ओके, और वेट हटा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं ऐसे करके है तो वेट हटा दिए तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अगर ये ऐसे करके है तो वेट हम लोग बढ़ा दिए, यानी कि बैलेंस पोजीशन में होना चाहिए, बैलेंस कंडीशन में इस तरह से, सो दैट कि मूविंग सिस्टम हमारा पूरा बैलेंस हो और एडजस्ट हो और पॉइंटर आपका 0 पे हो रहे। ओके, तो आपको बैलेंसिंग वेट और कंट्रोलिंग वेट का मीनिंग आपको पता चल रहा है। ओके, आपको इस फिगर में ये भी दिख रहा है पॉइंटर जो आपका 0 पोजीशन पे है, और कंट्रोलिंग वेट जो है वो कंट्रोलिंग वेट वो आपका वर्टिकल पोजीशन में है ना। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क इस तरह से लग रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क कि जैसे ही सोचो आप टॉर्क लगाते हैं, टॉर्क आप क्या जानते हैं, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए ना, टॉर्क इन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। अब ये सोचो, ये यहाँ पे टॉर्क, ये फोर्स इस तरह से लग रहा है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, लेकिन अगर टॉर्क यहाँ पे अब फोर्स लग रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना। अब अगर यहाँ पे ये जो है इसी पोजीशन पे है, ओके, तो ये mg, तो क्या इसके चलते टॉर्क लगेगा, नहीं, क्योंकि एक्सिस से ही है ना, एक्सिस से ही इसी एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है। ये जैसे ही मूव करेगा तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे कोई डिस्टेंस ही नहीं है। जब कोई डिस्टेंस नहीं है तो कंट्रोलिंग टॉर्क बिकम्स 0। अब जो भी इफेक्ट है उस इफेक्ट का यूटिलाइज करके जिस पैरामीटर को आप मेजर करना चाहते हैं, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, उस इफेक्ट का यूटिलाइज करके इस पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, हम लोग इसको लिख सकते हैं टी टी इक्वल टू के डी आई, वेयर के डी जो है वो आपका कांस्टेंट है। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। ओके, नाउ अब यहाँ पे ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण ये डिफ्लेक्ट हुआ। अब सोचो, फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये डिफ्लेक्ट हुआ, ये भी डिफ्लेक्ट होगा, ये भी डिफ्लेक्ट होगा, तो ये जो आपका है ना, सिर्फ इसको हम लोग दिखा रहे हैं। ओके, ये जो आपका है ये इस तरह से आ गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे फोर्स लग रहा है mg, मान लेते हैं इस आर्म का लेंथ जो है वो l, इस आर्म का यानी कि इस आर्म लेंथ l है। ये तो ये कंडीशन हो जाएगा डिफ्लेक्ट होने के बाद, l में डिफ्लेक्ट होने के बाद ये कंडीशन हो जाएगा। अब अगर ये डिफ्लेक्ट हुआ थीटा एंगल से, ये थीटा, तो ये भी थीटा, क्योंकि तीनों तो एक साथ अटैच है, ये भी थीटा, तो ये एंगल कितना, ये एंगल थीटा। समझ आ रहा है? इसी फिगर को उठा के हम यहाँ रखे हैं बस। ओके, तो ये mg, ये थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा l साइन थीटा, होगा ना, साइन ये थीटा है हमारा, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, मान लेते हैं ये x है, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई एल, देन एक्स इक्वल टू एल साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब टीसी, ओके, टीसी यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स को हम लोग जो है ओमेगा से भी दिखा सकते हैं, वेट, डब्ल्यू मतलब वेट दिखा सकते हैं ना, डब्ल्यू मतलब वेट, जो mg का वैल्यू के बराबर होगा, यानी कि इसका मास इनटू ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टीसी इक्वल टू ओमेगा एल साइन थीटा, क्यों, ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, टेल मी, होगा, देन अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर। जब तक यहाँ पे इस कंडीशन में आके ये टी टी और ये टी सी दोनों का वैल्यू बराबर होगा तब तो पॉइंटर रुकेगा ना। अगर टी टी का वैल्यू टी सी से ज्यादा होगा तो पॉइंटर आगे चला जाएगा, अगर टी सी का वैल्यू टी टी से ज्यादा होगा तो पॉइंटर पीछे चला जाएगा, एक्यूरेट रीडिंग कभी नहीं होगा, है ना। यानी कि एक्यूरेट रीडिंग होने के लिए जहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिफ्लेक्ट करके ले जा रहा है, ओके, वहां पे जाके ये क्या हो जा रहा है, वहां पे जाके जो है ये दोनों का वैल्यू आपस में बराबर हो जा रहा है।
ओके, देन टी डी इक्वल टू टी सी, टी डी की वैल्यू के डी आई और ये ओमेगा एल साइन थीटा। तो ओमेगा एल कांस्टेंट, टी डी कांस्टेंट, देन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ओके, यानी कि थीटा जैसे जैसे डिस्प्लेस होगा वैसे वैसे साइन थीटा वेरी करेगा और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग इस करंट का मेजरमेंट कर लेंगे। देखो आई इक्वल टू ओमेगा एल बाई के डी इंटू साइन थीटा, ये हमारा कांस्टेंट है ओमेगा इंटू एल बाई के डी। ओके, तो थीटा अगर हम लोग को पता चल जाए तो ओमेगा तो पता है, एल भी पता है और के डी भी पता है। ओके, तो अगर थीटा पता चल जाए तो करंट पता चल जाएगा। टेल मी, इस तरह से हम लोग करंट का मेजरमेंट कर लेंगे। अब देखो हम लोग क्रैम्ड स्केल का इस्तेमाल क्यों किए? क्रैम्ड स्केल यानी कि इनिशियली डेंस और बाद में जो यूनिफॉर्म। इनिशियली डेंस यानी कि कम कम डिस्टेंस पे आपका जो है स्केलिंग किया हुआ है और ये ज्यादा डिस्टेंस पे स्केलिंग किया हुआ है ना। तो इनिशियली डेंस क्यों? देखो अब थीटा इक्वल थीटा है, ये साइन थीटा है ना। जब थीटा जीरो तो साइन थीटा क्या जीरो होगा। जब थीटा 30 डिग्री साइन थीटा वाट 1/2 0.5। जब थीटा 45 तो 1/2 यानी कि 0.706 नहीं 7 मान लेते हैं, 7 के नियर वाट आएगा। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, देन √3/2 इक्वल टू 0.866, ये 90 डिग्री यानी कि 1। अब ये देखो है ना। ओके, इनिशियली 0 से 30 डिग्री में, ओके, ये 0 से आ गया हाफ तक और लास्ट 30 डिग्री में जो है ये 0.2 मात्र चेंज हो रहा है, 0.2 भी नहीं है ना, 0.14 चेंज हो रहा है। यहाँ पे चेंजेस जो हो गया 0.5 का चेंज हो गया मात्र शुरू के 30 डिग्री एंगल में। अब बाद के 30 डिग्री एंगल में मात्र 0.14 चेंज हो रहा है। यहाँ 50% चेंज हो गया, यहाँ पे 14% चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शुरू का 30 डिग्री होना चाहिए, ओके, ये पूरा 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 डेन मतलब यहाँ तक आधा वैल्यू आ जाए 0 से 30 डिग्री तक, और लास्ट का 30 डिग्री होना चाहिए एकदम कम होना चाहिए, ये है ना। ओके, यहाँ पे साइन थीटा का जो वेरिएशन है वही अगर ये आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा रहता तो जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा वैसे वैसे आई वेरी करता। गॉट इट? यहाँ पे थीटा जैसे जैसे वेरी करता है, अगर 0 तो 30 30 उसी के अकॉर्डिंग करंट हमारा वेरी करता। तो यहाँ पे ये लीनियर स्केल हुआ और ये आई चूंकि साइन थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे ये जो है हम लोग का स्केल का जो अरेंजमेंट है ये इस तरह से 0 30। एंगल तो कॉन्स्टेंटली बनना है, एंगल में तो कोई चेंज नहीं कर सकते, एंगल तो कॉन्स्टेंटली बना, बट वैल्यू हमको 30 डिग्री तक आधा मिल जाना चाहिए। अब सोचो ये 30 डिग्री तक अगर आधा मिल जाए तो इस आधा में हमको 0 से हाफ देना होगा और 30 से 90 डिग्री तक 90 यहाँ तक आ जाए, ये 90 डिग्री तक जो है हम लोगों को क्या करना होगा, ये यहाँ तक आधा आ गया और आधा से 1 तक जो है हमको यहाँ तक देना होगा। दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना। तो 0 से 30 डिग्री तक घना रहेगा क्योंकि 0 से 30 डिग्री तक जो है आपका हाफ आ गया, फिर 30 से 90 तक जो है ये हाफ से बनाएगा। दिख रहा है? हाफ से बनाएगा तो यहाँ पे आपका गैप नहीं होगा, यूनिफॉर्मली होगा और इनिशियली यहाँ पे ये क्या होगा, डेंस होगा। देन दिस इज द ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नहीं। ओके, तो आप ये ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म आप देख सकते हैं। ओके, अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें, सपोज ये आई है और ये थीटा है। आई किसे वेरी कर रहा है? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है। तो साइन थीटा ग्राफ कैसे होता है? इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है। तो ये इसका ग्राफ अगर बनाना चाहे तो इस तरह से बनेगा। ये रेंज स्केल नहीं, दिस वन, ये यहाँ तक 90 डिग्री। गॉट इट? दिस इज द ग्रेविटी कंट्रोल्ड मैकेनिज्म। ओके, नाउ अब हम लोग जो है बात करते हैं स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म। वेट, रिकॉर्डिंग बंद करो।